10 में, 11 में, 15 तक चले जाओ, मैं वादा करता हूं आपसे, हर गली में 2-4 बच्चे विदेश में बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं। हर गली से 2-4 बच्चे कम से कम एजुकेशन यहां लेते हैं, कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। अगर मेरा देश तरक्की कर रहा है तो देशवासी क्यों विदेशों में धक्के खा रहे हैं? क्यों ना विदेश वाले हमारे देश में आके धंधा करते, हमारे देश में आके रोजगार तलाश करते। लेकिन मैं जिंदा हूं, मुझे ये सब चीजें एहसास करती हैं, महसूस होती हैं। यहां मेरा परिवार बैठा है, मैं कोई नेता की हैसियत से नहीं खड़ा और मैं यहां भाषण नहीं दे रहा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, आपने 10 साल 12 साल मेरी कार्यशैली को देखा है, मेरी ईमानदारी को देखा है, मैंने अपनी ईमानदारी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। आज भी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, बाबूजी बैठे हैं, उसके बाद से और आज तक, अब तक मेरे साथ जो हो रहा है, मैं मंच पे या खुलेआम कहना नहीं चाहता। जिस तरह की खरीद फरोख्त से लेके, धमकियों से लेके, आज मेरा प्रोग्राम था, सुबह से हमारी फील्डिंग लगाई हुई थी, हमारा प्रोग्राम ना होने दिया जाए ऐसी कोशिशें चल रही थी। मैं कम से कम 6 बजे से लेके और मैं कम से कम 8 बजे तक इतनी टेंशन में रहा हूं जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहां इलेक्शन ऑफिस वाले, इलेक्शन कमीशन के लोग यहां आके बैठ गए, सारी वीडियो बना रहे हैं, कितनी कुर्सी है क्या नहीं। अरे जो लोग 2 नंबर के काम कर रहे हैं, जो कई करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं, उनके यहां कोई छानबीन नहीं होती। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, मैंने 4 आदमियों के साथ मिलकर अगर एक कार्यक्रम कर दिया, या मैंने अपने ऊपर लेके भी एक कार्यक्रम कर दिया, तो इनको सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि मेरा हिसाब किताब अगर कोई पूरा करेगा तो मेरी जनता करेगी। मेरा हिसाब अगर कोई पूरा करेगा तो मेरी जनता करेगी। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं कोई बाहुबली परिवार से नहीं हूं, मैं कोई गांव देहात से, ऐसा बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मध्यम वर्गीय एक साधारण परिवार सेक्टर में रहता हूं मैं। लेकिन जनता के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और जब मैंने देखा ये सुबह से शाम मुझे सिर्फ झूठ परोसने की ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने गुस्से में आकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पार्टी में अब नहीं रहूंगा, और मैंने वो पार्टी छोड़ दी। मैं नहीं जानता आपके मन में क्या विचार है, बड़ा चुनाव है, आप अपने विवेक से वोट डालेंगे, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मेरे कहे से, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी जैसे लोकसभा प्रत्याशी, ऐसा नेता हमें नहीं मिल सकता। आप मेरी बात लिख लेना। मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना करता, अभी करता, लेकिन अभी रुक के, विधानसभा इलेक्शन से पहले। लेकिन जब मैं बाबूजी से पहली बार मिला, मैंने इनका व्यक्तित्व देखा, इनकी भाषा शैली देखी, मैं इतना प्रभावित हुआ। अरे जो इंसान अपने जीते जी राजनीति से संन्यास ले ले, मरते हुए आदमी से भी अगर कोई कह देना कि तेरी टिकट हो गई, तो वो कहेगा मरूंगा बाद में और पहले मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप जी अपने जीते जी राजनीति से संन्यास ले लिया। बार बार 3 बार सर्वे हुआ, इसीलिए इनको टिकट लेट दी गई। 3 बार सर्वे करवाया गया और देखा गया कौन सा नेता है जो बीजेपी के कैंडिडेट को, क्योंकि देखो उनके पास छल भी है, उनके पास बल भी है, और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उनके पास और क्या क्या है, वो आप सब जानते हो। उनसे टकराने के लिए सिर्फ एक ही नाम बार बार 3 बार सर्वे में आया कि सिर्फ और सिर्फ चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूरा फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर कोसी बॉर्डर तक एक हो जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा ईमानदार नेता आज मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत, मिस मत करना। 10 साल हमने देश के नाम पे वोट डाली है, 10 साल। 5 साल के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि 5 साल के लिए फरीदाबाद के लिए वोट डाल दें। फरीदाबाद भी इस देश का हिस्सा है, फरीदाबाद में रहने वाले लोग भी इस देश का हिस्सा हैं। हम आज गरीबी में मजलूम, अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो 2.5-3 लाख रुपए ना हो तो अंदर हॉस्पिटल में कोई घुसने नहीं देगा आपको। इन चीजों को हम आज ये हमारे सामने पेश हो रही हैं। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप निश्चिंत हो जाएं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी को भारी से भारी वोटों से जिताएं, और फिर उसके बाद देखें फरीदाबाद की अगर शक्ल और दशा ना बदल जाए तो मेरा नाम गोल्डी बरेजा नहीं। गोल्डी बरेजा। अब मैं समय की सीमा है, मुझे आदेश हुआ है कि मैं अब चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी को बताओ। लखन भाई साहब भी बैठे हैं, फिर ये भी बैठे हैं, अवतार जी भी बैठे हैं।
मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी से गुजारिश करूंगा वो मंच पर आए, क्योंकि ये सारी जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। उससे पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा, हमारे फरीदाबाद से 3 या 4 बार भड़ाना साहब 4 बार फरीदाबाद के सांसद रह चुके अवतार सिंह भड़ाना से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए, 2 मिनट के लिए संबोधित करें। अवतार सिंह भड़ाना जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर बैठे सभी इस इलाके के और क्षेत्र के नेतागण, एक ऐसी शख्सियत जानी पहचानी जिन्होंने 50 साल इस फरीदाबाद को, तब ये गुड़गांव जिला होता था, इस गुड़गांव जिले की सेवा की है। उन्होंने कभी अपने जीवन में राजनीति नहीं की, उन्होंने लोगों की सेवा की है। एक साधु की तरह उनका जीवन जिया और आज बाबूजी यहाँ हमारे मौजूद हैं। मुझे तो आपने बहुत कुछ दे रखा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4थी बार मेरठ में भी फरीदाबाद ने जाके जिताया था मुझे। मेरे जीवन में जो भी कुछ है, मुझे तो बाबूजी को तो विरासत में मिली थी, ये विरासत मिली थी। मेरे परिवार में 4 पीढ़ी में कोई मेंबर पंचायत नहीं बना था मेरे परिवार में। मैं एक गौ पालक का बेटा था और उनसे हमने यही सीखा था। कहा करते थे बाबू महेंद्र प्रताप जी के पिताजी कर बाबू जी को कह के कि भैया इनसे सीखते रहना। इनसे हमने प्रेरणा भी ली और सीखा भी। आज ये समझ लीजिए, जहां राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लिए तपस्या की, देश में परिवर्तन के लिए मेहनत की, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले और उनके चलते चलते देश में एक परिवर्तन की लहर चल गई है। ये निश्चित हो गया कि पूरे देश में परिवर्तन हो गया है, लेकिन देश में परिवर्तन हो जाता, हमें क्या लेना देना। आज फरीदाबाद में अगर परिवर्तन होने की जो सूरत देश में राहुल गांधी जी ने की है, उसमें बाबू महेंद्र प्रताप जी के उम्मीदवार बनने के बाद यहां लहर, एक बदलाव की लहर चली है। मुझे बाबूजी ने हमेशा मुझे प्यार करते हैं, चाचा हैं मेरे, मुझे हर हालत में। तो मुझे 15-20 दिन बीच में कई बार मुझसे कहा, नहीं बेटे तुम जाओ, तुम ही लड़ोगे चुनाव। मैंने कहा बाबूजी आप लड़ लो। नहीं भैया मैं राजनीति बहुत कर ली। उनको 3 बार मैंने कहा, इन्होंने 6 बार मुझे कहा। मैंने कहा बाबूजी मैंने निर्णय कर लिया, मैंने बहुत सेवा कर ली और अब की बार आप लड़ना, नहीं विजय भैया को लड़ा लो। तो आज मैं आपके लिए और आपसे, मैंने वैसे 40 बरस सेवा की है इस फरीदाबाद की, जन जन की, लेकिन आपने दिया है जो कुछ मेरे पास, वो आपकी अमानत है। मैं सदैव जीवन में आपका ऋणी रहूंगा। आज एक ही प्रार्थना करूंगा, जैसे मेरे भाई ने आ गए तो गोल्डी जब नंबर आया था, जब सो गया। इस गोल्डी बच्चे से हमें मिलता है, जहां बाबू महेंद्र प्रताप जी से हमें कुछ मिला, इसको मैंने अपने चुनावों में देखा है। हम और ये बीजेपी में भी रह के देख लिया है हमने, लेकिन इसमें एक इंसानियत, सेवा का भाव टूट टूट के भरा है। इसको निश्चित तौर पर इसकी शान को और इज्जत को कम मत हो जाना। जब बाबू महेंद्र प्रताप जी यहां से फरीदाबाद से जीत के जाएंगे, तो अवतार सिंह भड़ाना गोल्डी का नाम आना चाहिए।
मुझे भरोसा है यहाँ का जन जन बाबू महेंद्र प्रताप जी को वोट देगा। लेकिन एक प्रार्थना और करूंगा कि वोट परसेंटेज गर्मी हाईएस्ट 47 टेम्परेचर जा रही है, लेकिन एक एक वोट को निकालकर मैं देहात और गांव में तो क्या आया हूं अपनी बहनों को, माताओं को, कि जब तक वोट पूर्ण ना हो जाए सबकी, तब तक इनको रोटी मत बना के दे देना। वोटिंग 90% जाना चाहिए। शहर में कम से कम 80, होडल से लेकर बल्लभगढ़ तक मैं आपको बता सकता हूं 90 और 92% वोटिंग होगा। जितना वोटिंग बढ़ाएंगे उतना हमें फायदा होगा। हमें कई मीटिंग है, मेरे को तो कोई बात नहीं करता हूं। बाबूजी की क्या, मैं तो वो क्या बोलते हैं, सिपाही। हाँ, सिपाही नहीं हूं और सिपाही से बड़ा हवलदार हूं। चौधरी महेंद्र प्रताप जी, हाँ हाँ जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी आपको अपने ओजस्वी विचारों से संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां। भैया विचार तो रखो, मेरे वो गला तो बैठा पड़ा है, गला बोला पड़ा है, थोड़ा नजदीक करना पड़ेगा। क्या करूं, गला भर रहा जाता है। आदरणीय, आज की इस ऐतिहासिक चुनाव सभा में आए हुए मेरे बुजुर्गों, सम्मान के योग मंच पर बैठे मेरे साथीगण, गला बोल रहा है, पानी भी पी लो जब भी नहीं भाई। मेरे साथी बंधुओं, मीडिया और छायाकार बंधु, मेरा कहना बिल्कुल खराब हो गया भाई, मैं क्या करूं। मैं बोल दूं, लोग सोच रहे हैं। धन्यवाद बोलूं। मैं सर्वप्रथम गोल्डी जी का आभारी हूं, जिन्होंने आज हजारों मेरे लिए शुभकामना, शुभ चेतना रखने वाले हमारे साथियों के मुझे दर्शन भी कराए। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी करता हूं। गोल्डी जी, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है भाई, आप स्वयं अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपको हर व्यक्ति में अच्छाई नजर आती है। मैंने भी आपको जब पहली बार देखा तभी मैंने कहा, गोल्डी तू कहां पड़ा है, तुझे अच्छे आदमियों के साथ होना चाहिए। मनुष्य भाग अपने कर्म से बदलता है, मनुष्य का भाग कर्म से लिखा जाता है। तू जैसी सोसाइटी में रहेगा फिर कर्म भी बदल जाएगा। तो अच्छों के साथ था, तो भाई मुझे भी इसका कैरेक्टर पसंद आया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और जब मनुष्य परमार्थ के भाव से अपने मार्ग पर चलता है तो प्रकृति भी स्वतः ही उसे रास्ता दे देती है। निसंदेह मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, कोई नहीं भाई, ये तो गड़ा बैठा पड़ा है भाई, इसी से काम चला लूंगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पार्टी में बहुत से लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया,
मैंने तो अपनी ड्यूटी 5 साल पहले ही विजय प्रताप को दे दी थी। इसलिए नहीं कि मैं कोई बुढ़ा हो गया, मैं मेरी सोच आज के राजनीतिक जीवन के अनुकूल नहीं है। सामाजिक मूल्य भी बदल रहे हैं, राजनीतिक मूल्य तो कतई बदल गए। देखिए, राजनीति का एक समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री भी यहाँ रहा है, हालांकि वो बीजेपी के थे, लेकिन उस जैसी विशाल हृदय सा एक बेहतरीन व्यक्तित्व मैं उस व्यक्ति के अंदर देखता हूं। क्यों? कि वो शीर्ष नेता थे बीजेपी के, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए इतनी पराग दिली से प्रशंसा की कि मुझे इंदिरा गांधी में दुर्गा का अवतार नजर आता है। कितनी मानता है। राजीव गांधी के लिए कहा कि राजीव गांधी अगर ना होते तो मैं जिंदा ना रहता। आज कोई पार्टी का व्यक्ति कहेगा एक दूसरी प्रशंसा के लिए, आज का ही वातावरण देख लीजिए, कहां खड़े हैं, किस तरह का दोषापरण हो रहा है, क्या राजनीतिक मूल्य खंडित हो रहे हैं। विपक्ष अगर जरा भी कोई सही या विरोध करता है, उसी के पीछे राजनीतिक द्वेष की भावना से सरकारी एजेंसियां लग जाती हैं। तो आज की राजनीति में और भाई उस समय में बहुत अंतर आ गया, इसलिए मैंने वाकई में अलग होने का इरादा किया था। हालांकि सामाजिक दायरे में मैं अलगाव नहीं पैदा कर सका, लेकिन पार्टी ने 3 बार सर्वे किया और तीनों बार ये कहा कि महेंद्र प्रताप को लाओ, उसे ही मनाओ। तो भैया, मैं तो जनता की आवाज पर आया हूं, सच्ची बात तो है। मेरी चाह नहीं थी, मैंने फिर सोचा, इसलिए मैं गठबंधन का तो उम्मीदवार हूं, लेकिन जनता का भी उम्मीदवार हूं। जनभावनाओं पर मुझे मजबूर किया गया कि तुम्हें लड़ना होगा। तो मैंने फैसला किया कि मैंने जीवन के 40 साल राजनीति में बिताए हैं। मेरा जीवन सरपंची से शुरू हुआ, ब्लॉक समिति के मैं चेयरमैन भी बना, और भाई आज तक मेरा जीवन मैंने अपने जनता के लिए जिया है। और मुझे इसलिए मेरी जनता ने 4-4 बार 3-3 बार लगातार चुना है। ये क्षेत्र मेरा क्षेत्र रहा है। मुझे जो कुछ मिला है मेरी जनता से मिला है, मैंने इससे प्रेरणा ली है। मुझे जब दूसरी पार्टी के लोग भी मेरिट के आधार पर वोट देते थे, तो भाई मैं फिर आदर्श मूल्यों को कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए मैं अपने चाल को नहीं बदल सकता। भाई, मैं आपके बीच में हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे आपके दरबार में वोट मांगने आया हूं, लेकिन 10 वर्ष का काल आपने देखा है। गोल्डी जी ने अपनी पीड़ा भी अपने तजर्बे के आधार पर कही है, वो वास्तविकता भी है। 10 साल पहले परिवर्तन आया, जनता ने सत्ता दे दी उन लोगों को। उसके पीछे 4 बड़े कारण रहे। पहला कारण तो 10 वर्ष में एक चक्र बदलता है। 10 वर्ष कांग्रेसी शासन लगातार रहा, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी ने और विशेष तौर से मोदी जी ने उनकी वाकपटुता और बाजीगरी का तो मुकाबला नहीं है। लेकिन आज भेद तो खुल रहा है, बाजीगरी है। सबसे पहला वादा था काला धन और 15 लाख की जमा। देश की जनता आधी गरीबी के नीचे से ही रह रही है, उन्हें और क्या चाहिए। शहरी वर्ग पर शायद फर्क ना हो, लेकिन भाई गरीब वर्ग पे तो फर्क पड़ा। 15 लाख के वादे का, काले धन को देश में आने का।
दूसरा, मुझे अच्छी तरह याद है कि महंगाई में विशेष तौर से गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने भी एक बड़ा रोल अदा किया। और ये कहा करते थे, भैंसा बोगियों में ट्रैक्टर पर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रख लेते थे और तूफान मचा देते थे कि मार दिए कांग्रेस ने महंगाई में। हम आए तो 250 में तो गैस देंगे और वही 35 में पेट्रोल डीजल देंगे। याद करिए, तो एक तूफान बदलाव का चल गया, लोगों ने बदलाव कर दिया। लेकिन 10 साल के इस अरसे में आज पूछने का समय है। 5 वर्ष में ही पूछना चाहिए था, लेकिन 5 वर्ष में बीच में एक ऐसा घटना चक्र जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उस पर बहुत बहस की जा सकती है, लेकिन ये विषय नहीं है। इसका जवाब तो भाई इनके गवर्नर सतपाल मलिक ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन फिर दूसरी बार भी मौका दे दिया। हालांकि दूसरा मौका इन वायदों के आधार पर अगर वो 1% भी पूरे हुए होते तो मौका देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया। देश में एक राष्ट्रवाद का भावना ऐसी पैदा हो गई कि देश ने फिर दोबारा बहुत बहुमत से इनको वो दे दी। लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद भी हमें अब आकलन करना होगा कि क्या वो वादे पूरे हुए हैं। प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, खाली प्रचार तंत्र के माध्यम से छवि बनाना, असल मुद्दों से भटकना, न महंगाई का कोई विषय है, न करप्शन का विषय है, न वायदों का कोई विषय है। आज तेल 100 रुपए बिक रहा है, जो 35 का वादा था इलेक्शन में। गैस 250 का वादा था और 1900 में बिक रहा है। तो क्या है ये? लेकिन सबसे बड़ी विचित्र चीज ये है कि आज इस काल में सबसे बड़ा खतरा आज देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए पैदा हो गया है। हमारी कथनी करनी राजनीति में इतनी बिगड़ गई है कि एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, महंगाई की असल विषय को नहीं छेड़ते, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात। यही राजनीति का अगर सिस्टम है तो मैं समझता हूं ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ईडी और आपका सीबीआई, ये दोनों सरकारी मशीनरी का काम न्याय देने का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन वो सरकारी एजेंसी की तरह काम कर रही है, पार्टी की एजेंसी की तरह काम कर रही है। एक तरफ तो इल्जाम मोदी जी लगाते हैं कि अजीत पवार और कंपनी पर 70,000 करोड़ के लांछन एलिगेशन है। प्रधानमंत्री जी सुबह लगाते हैं, 1 महीने में पार्टी में आ गए, सारे केस खत्म हो गए और डिप्टी सीएम बना लिए। अब ये राजनीति है तो फिर मोदी जी की राजनीति आज समझ लेनी चाहिए। कौन से फैसले सही हुए हैं? आप व्यापारी वर्ग खड़ा बैठा है, शहर में सब व्यापारी है। नोटबंदी सबसे बड़ा देखा जाए तो गलत निर्णय था। आज नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था तक पड़ रहा है। जीएसटी वैट कभी उसका विरोध करते थे, लगा दिया, लेकिन उसका लगाने का तरीका वो ठीक संतुलित नहीं है, जिससे सब पीड़ित है, जिसकी आवश्यकता है बदलाव की। खाने पीने की चीजों पे तो उसके लिए तो चाणक्य कहते हैं कि अगर खाने पीने पे सरकार टैक्स लगा दे ना तो फिर उसका पतन जरूर हो जाएगा। ये चाणक्य कहता, मैं नहीं कह रहा। तो ये सारी चीजें हैं, चलो, लेकिन आज कहाँ खड़े हैं हम? ये हम बाहरी लबादाई ओढ़े खड़े हैं। एक अमेरिकन कंपनी का मैंने सर्वे रिपोर्ट पढ़ी, वो कहते हैं
कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था का कितना भी ये प्रचार करते हो, लेकिन अर्थव्यवस्था छोटे देशों से भी कमजोर होती जा रही है, जो सच्चाई है। आज हमारे ऊपर कर्जा जो मनमोहन सरकार में तकरीबन 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ 10 साल में हो गया है। तो अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है? उधार लेकर घी पी रहे हैं, हम घी खा रहे हैं लेकिन उधार लेकर के। देश की जीडीपी का अगर 50% से ज्यादा कहीं कर्ज हो जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो 80 तक पहुंच रहा है। मैं तो भाई आंकड़ों जैसे सूत्रों से मालूम हो तो मैं साधारण पर कह रहा हूं। तो आज आवश्यकता है ये निर्णय लेने की, सोचने की कि वादे एक पूरे नहीं, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आज 30 लाख नौकरियां सेंटर में पड़ी है खाली। हरियाणा में 2 लाख के करीब पड़ी है। 2.5 करोड़ का वादा कर रहे हैं, अगर हमने नौकरियां दे दी। भाई क्या खेल है ये? प्रचार के माध्यम से एक झूठ का खेल खेला जा रहा है, झूठ का खेल बोया जा रहा है, वही खिलाया जा रहा है, वही पकाया जा रहा है। गोबल्स की थ्योरी है कि झूठ को 100 बार बोले जाओ, वो सत्य प्रतीत होएगा। मीडिया इनके हाथ में है भाई, वो इनसे 1 इंच भी इधर नहीं चलता। तो आज बहुत चिंता का विषय है, आप विचार करिए। मैं तो आपसे, आपके दरबार में भाई प्रार्थना करने आया हूं कि आप दोनों बातों का, पार्टी कार्यक्रमों का और उम्मीदवारों का, इस की तुलना करिए और निर्णय लीजिए। हमारी पार्टी ने, जो हमारी कमेटी रही है, राहुल जी भी हैं, खड़के जी भी हैं और दूसरे हैं, जिन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जिसमें हम क्या देंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हमने कुछ तैयार किए हैं। मैं 5-7 चीजों का जिक्र कर रहा हूं। एक तो हमने, चूंकि इन्होंने इन वादों को पूरा न करके महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया कि आम आदमी के लिए बहुत दुर्भर चीज हो रही है। रुपए की कीमत भी इतनी बढ़ गई जिसके लिए रोज कोसा करते थे। तो यह निर्णय लिया है कि देश की आज आबादी 50% के करीब, 40 आंकड़े कहते हैं लेकिन मैं तो 50% मांगता हूं, जो गरीबी और गरीबी के साथ ही रह रहे हैं, जिसमें साथ साधन नहीं है। तो ये सब देश काल के हालात को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देंगे, और गैस का जो इन्होंने वादा करके भी 1000 तक पहुंचा दिया। ये फायदा उन मोटी कंपनियों को हो रहा है जिनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया जा चुका है। वही ले रहे हैं। रशिया से सस्ता तेल आ रहा है और फिर भी तेल वही है, 32-30% डिस्काउंट से मिल रहा है। कौन कमा रही है? एलोकेशन उन कंपनियों को है जो उनकी चहेती है, जिन कंपनियों का स्थान आज से 10 वर्ष पहले, मैं नाम नहीं ले रहा, जिनका स्थान देश में है, दुनिया में 157-58 नंबर था, आज वो 3रे नंबर पर है। क्या यही तो है? तो आज इसको हमें परखना होगा। तो भाई दूसरा फैसला ये लिया है कि गैस की कीमतें साधारण से लेकर और आम आदमी को भी प्रभावित कर रही है। 1000-1200 हो गया, इलेक्शन की वजह से घटा दिया, फिर बढ़ा दोगे तो फिर पहुंच जाएगा। हमने फैसला किया है, जिस राज्य में भी हमने ये कहा है उसी राज्य में हमने लागू भी किया है। ये गैस का सिलेंडर 500 रुपए से फालतू नहीं होने देंगे, जिससे सब जनमानुस प्रभावित होता है। ओल्ड एज पेंशन का भी, हालांकि सैद्धांतिक बात मैं बहस नहीं करना चाहता, 6000 रुपए हम ओल्ड एज पेंशन भी देंगे। एक जो है, एक फौज के बच्चों के लिए एक सरकार ने क्रांति, कौन सी है वो, अग्निवीर नाम दे, बड़ा खूबसूरत नाम है। कहां से छांट के लाते हैं भाई?
मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। उससे 2200 रुपये में 22,000 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रखा जाते हैं। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये खिलवाड़ है उन नौजवानों के साथ, और मिलिट्री के नाम पर देश की रक्षा के लिए भी एक खतरनाक शक्ति है ये। तो हमने फैसला लिया है कि हम इस योजना को आते ही खत्म कर देंगे, इसे लागू नहीं करेंगे। ये हमारी रक्षा की पद्धति के लिए खतरनाक शक्ति है, और वही मिलिट्री की जो हमारी पुरानी परंपरा तरीका सिस्टम है उसी प्रकार से भर्ती भी करेंगे। 30 लाख पद खाली पड़े सेंटर में, 2 लाख हरियाणा में। हम आते ही सबसे पहले सर्विसेज को भरेंगे, जिससे रोजगार तो मिले, निवेश पे भी ध्यान देंगे। खैर, मेरा मतलब कहने का यह भाई कि तोल के देख लो इस सरकार के 10 साल और हमारे पुराने 10 साल। हमने मेट्रो हमने लाई, मेडिकल कॉलेज हम लाए, IMT हम लाए, यूनिवर्सिटियां हम लाए, और ये एलिवेटेड रोड भी हमारी ही है भाई। शुरू कर दी थी बदरपुर से, शुरुआत हो गई थी, सरकार बदल दीजिए, तो वो तो ऑनगोइंग काम है, वो तो पूरे करने होंगे। सेंट्रल योजना है तो ये भी कायदे से शुरुआत पॉलिसी हमारी है। तो भाई आप निर्णय तोल कर लें। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक तरफ तो भाई मेरे निर्माता तो आप ही रहे हैं, मुझे आपने 4-5 बार देखा है, लगातार भी देखा है, 5 बने थे जब भी देखा है। मैं तो आपको एक विश्वास दे सकता हूं, आप मुझे अपना विश्वास दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए। मैंने अपने दामन को संभाल के रखा है। मैं अपने साथ, मैंने तो आपके ही सुना है, अपने कृष्ण पाल जी का नाम करप्शन पाल। मैं अपने साथ करप्शन पाल नहीं लगने दूंगा, ये तो मेरा वचन है। और अपने मतदाता को कोई भी है, चाहे जाना भी होगा अनजाना भी होगा, अगर मेरी क्षमता में, मेरी दायरे में, मेरी यथाशक्ति मेरे बस की बात होगी, मैं उसको निराश नहीं होने दूंगा। और डेवलपमेंट के लिहाज से आज फरीदाबाद को नाम तो दे दिया स्मार्ट सिटी, लेकिन मुझे तो कबाड़ सिटी ज्यादा नजर आता है। चारों तरफ नारे ज्यादा हैं और काम जीरो है। मेरा प्रयास होगा कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये 5 साल मैं शहर को बनाने में लगाऊंगा। विकसित कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस तरफ पूरा ध्यान दूंगा कि हम इसको विकसित शहर बना सके। मैं मोटी बात कह रहा हूं। और भाई मैं फिर इन भाई का धन्यवाद अदा करता हूं, बधाई भी देता हूं, और अपने साथियों को। और मैं भैया तू निश्चिंत रहे, तू मर्द आदमी है, मैं तुझे छोटे भाई की तरह रखूंगा, तू, ये मेरा वचन है। मैं तो आखिर में इन सब भाइयों का धन्यवाद। आप सबका स्कीम तो अगर बहुत है, पर मेरा गला भी पक गया। मैंने मोटी दिशा का जिक्र कर दिया। बहनों के लिए, इनके लिए 500 सिलेंडर तो आ गया, इनके लिए भी एक स्कीम है हमारी। एक ये छोटे ही आमदनी की महिलाएं, कोई बहुत आर्थिक तुरुस पे, वो स्कीम है कि हम एक महिला को एक घर में 1 लाख रुपए 1 साल के लिए करेंगे, जब तक वो थोड़ा सेंड करें। नौजवान बच्चे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा ले रखे हैं और वो 5-7 हजार की नौकरी करने में मजबूर हैं, शायद नौकरी भी नहीं मिल रही, हमने ये तकनीकी कॉलेज BBA MBA ये इतने खोल दिए कि बच्चों को नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए भी हमने सोचा है, उसमें लिया है कि जब तक वो नौकरी के लायक ना हो, नौकरी स्किल डेवलपमेंट एक योजना के अंतर्गत उन्हें पक्की ठीक नौकरी जब तक ना मिले, 1 लाख रुपए
महिलाओं की तरह 1 साल में उनके खाते में देंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए भी है। एक ये राशन की योजना भी है। ये राशन की योजना तो हमारे टाइम में थी, आपको याद होगा पीडीएस में हम चीनी चावल 1-2 रुपए के नाम पर देते थे, खर्चा ही लेते थे। इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से एक योजना शुरू कर दी जिसमें बाजरा दे रखे हैं। अब यही है ना, हमने फैसला लिया है कि बाजरा तो भैंस खाए करे, आदमी नहीं खाते। हम 10 किलो गेहूं देंगे, 1 किलो दाल भी देंगे, चावल भी देंगे और चीनी भी देंगे, हर चीज देंगे, क्योंकि अब पॉलिटिकल अस्तित्व हमें भी देखना पड़ेगा। और फिर गरीबों का एक जहां तक ताल्लुक है, गरीबी की रेखा के नीचे बराबर रखने वाले वालों के लिए एक मदद भी होगी। अंत में मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका सम्मान करता हूं और गोल्डी जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने इतने 1000 लोग तो कम से कम बैठे होंगे, 1500 तो नजर नहीं जा रही, हजारों में 1000 से ऊपर आगे हजारों ही आते हैं। इनके दर्शन कराए, मुझे लगता है आप परिवर्तन करने जा रहे हैं। पुराने साथी बैठे हैं, आपके पुराने साथी इनका भी दे दो, मैंने देख लिया है, समय का अभाव। मेरे साथ पीछे सारे मेरे पुराने साथी हैं और अवतार सिंह जी का तो और ज्यादा स्वागत करना चाहिए। इन्होंने भी समय की नजाकत को समझ के एक समर में कूद पड़े और कांग्रेस में आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं। भाई समय की जरूरत को समझा है। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।